गाइस आज की ट्रिप जा रही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि इंडिया का पहला टाइगर कंजर्वेशन नेशनल पार्क है। ये ब्रिज जिम कॉर्बेट एंटर करने से पहले पड़ता है। यहाँ पे कई बार रात में टाइगर भी स्पॉट किए गए हैं। इस ब्रिज को काल मूवी में भी दिखाया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को 1936 में स्टेब्लिश किया गया था और इसका पहला नाम था हार्ले नेशनल पार्क। 1973 में यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। उसके बाद इसे मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पे रख दिया गया। ये पार्क रामनगर के पास रामगंगा नदी के बैंक पे सिचुएटेड है। अब हम आपको ले चलते हैं झूला पुल। झूला पुल एक सस्पेंशन ब्रिज है जो ब्रिटिश टाइम पे बनाया गया था। सस्पेंशन ब्रिज होने के नाते ये कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट करता रहता है अगर आप इस पर चलेंगे तो, इसीलिए इसका नाम झूला पुल रखा गया था। यहाँ से रामगंगा नदी और आसपास के माउंटेन्स का बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है। आपको यहाँ सस्पेंशन केबल्स दिख जाएंगे जिससे ब्रिज पूरा टिका हुआ है, और इमेजिन कर सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग ये केबल्स होंगे कि काफ़ी टाइम से ये ब्रिज जो है विदाउट एनी ब्रेकेज और एनी मेंटेनेंस के यहाँ पे सही सलामत है। ये ब्रिज जिम कॉर्बेट जाने के रास्ते में पड़ता है। यहाँ लोग सेल्फी लेने, वीलॉग बनाने या फोटोग्राफी करने या वीडियोग्राफी करने आते हैं। ये काफ़ी अच्छा और खूबसूरत ब्रिज है। जिम कॉर्बेट शिवालिक रेंज ऑफ हिमालयाज में सिचुएटेड है, और इस माउंटेन बेस्ड इकोसिस्टम की वजह से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है, और इसीलिए यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको एक टी ब्रेक के लिए रास्ते में कई सारी शॉप्स पड़ेंगी। वहाँ स्पेशल तंदूरी चाय भी मिलती है। एक लाइन से आपको शॉप्स पड़ेंगी, और आगे जाके आपको एक लाइन से रिसोर्ट्स भी दिखेंगे आपको जहाँ आप स्टे कर सकते हैं। इस टी पॉइंट पे हम लोगों ने 15 मिनट्स का ब्रेक लिया, जहां हमें टी और बटर टोस्ट सर्व किया गया था। ये टी पॉइंट गर्जिया जोन के बगल में सिचुएटेड है। कॉर्बेट नेशनल पार्क कई जोन्स में बटा हुआ है, और हर के एंट्रेंस करने के अलग अलग गेट्स हैं। ये जोन्स हैं डिकाला, झिरना, ढेला, बिजरानी, फाटो, और इनके अलग अलग एंट्रेंस गेट भी हैं। जैसे डिकाला का है धनगढ़ी गेट, फिर झिरना का है झिरना गेट, गर्जिया गेट, पवलगढ़ गेट जो कि सीतावनी फॉरेस्ट जाता है। टी पॉइंट्स जो हैं वो सोवेनियर आइटम्स भी रखते हैं। कई बार आपको बाइनोकुलर्स रेंट पे मिल जाएंगे, या आपको हैट मिल जाएगी, या आपको ग्लव्स भी मिल जाएंगे, और आप यहाँ से इजीली बाइनोकुलर रेंट पे लेके अंदर जा सकते हैं। यहाँ पास ही में एक बहुत बड़ा डैम है जिसे हम कोसी बैरेज भी कहते हैं। ये डैम अपने सीनिक ब्यूटी और फिशिंग स्पॉट्स के लिए जाना जाता है। जो फिशिंग स्पीसीज़ है उसमें बेसिकली गोल्डन मसीर, इंडियन ट्राउट एंड कैटफिश पाई जाती हैं यहाँ के पानी में। जो कोसी रिवर है वो रामगंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, जो कि रामगंगा नदी जो है वो गंगा में जाके मिल जाती है। कोसी बैरेज से पहले ही रास्ता पवनगढ़ गेट के लिए कट जाता है, जो कि सीतावनी फॉरेस्ट जोन एरिया में चला जाता है। कोसी बैरेज से आगे का रास्ता जो है वो गर्जिया होते हुए धनगढ़ी गेट की तरफ निकल जाता है। ये डैम अपने सीनिक ब्यूटी के लिए फेमस है। यहाँ से देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है माउंटेन्स का। ये नदी आगे जिम कॉर्बेट तक चली जाती है, और ये नदी जो है ये मेन वाटर सोर्स है जहाँ जंगली जानवर आते हैं पानी पीने के लिए। यहाँ कई लोग अपना लेज़र टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। आप रास्ते में आते हुए देखेंगे कि बाइक्स लगी हुई हैं, और ये एक तरह का एक पिकनिक स्पॉट बन गया है ये डैम जो है। कॉर्बेट के अलग अलग जोन्स की सफारी की बुकिंग 1 से 2 महीने पहले ऑनलाइन हो जाती है। सफारी राइड के लिए आपको एक गाइड भी अलॉट होता है। सफारी राइड जो है वो जिप्सी या कैंटर से की जाती है। कैंटर सफारी राइड जो है वो सिर्फ ढिकाला जोन में होती है, लेकिन जिप्सी से आप किसी भी जोन में सफारी कर सकते हैं। कैंटर सफारी राइड का परमिट जो होता है जंगल में 6 घंटे का होता है, लेकिन जिप्सी का जो परमिट होता है वो जंगल के अंदर 4 घंटे का होता है। कैंटर सफारी राइड जो है वो एक प्रेस्क्राइब रूट पे की जाती है, लेकिन जिप्सी को आप मनचाहे रूट पे ले आ सकते हैं। टाइगर साइटिंग और अच्छे फोटोग्राफी के लिए जिप्सी रूट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। नाइट स्टे के लिए जिम कॉर्बेट के अंदर अलग अलग जोन्स में फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस बने हुए हैं, जिनकी बुकिंग 1 से 2 महीने पहले हो जाती है। धनगढ़ी गेट से डिकाला जोन के अंदर जिप्सी सफारी को तभी अलाउ किया जाता है अगर वहाँ आपका नाइट स्टे का परमिट पहले से है। कुछ एफआरएच अंदर ट्री हाउसेस के फॉर्म में भी हैं, और कई एफआरएचेस में डॉर्मेट्री की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। नाइट स्टे सफारी में आपको एक रात में फॉरेस्ट के अंदर स्टे मिलता है, और 2 राइड्स मिलती हैं, एक इवनिंग में और एक अर्ली मॉर्निंग में। इसमें आपको टाइगर साइटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मॉर्निंग सफारी के टाइम जो हैं वो 6 से 10 बजे तक होते हैं, और इवनिंग सफारी के टाइम जो हैं वो 2:30 से 5:30 या 6 बजे तक होते हैं अप्रॉक्सीमेटली।
ज़्यादातर कॉर्बेट जोन्स जो हैं वो मिड अक्टूबर से मिड जून तक खुले होते हैं और मानसून्स में बंद होते हैं। एक जिप्सी सफारी राइड में 6 लोगों की जगह होती है बैठने के लिए। आगे की जो 2 सीट्स होती हैं वो गाइड और ड्राइवर की होती हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को 2 जोन्स में बांटा गया है, कोर जोन और बफर जोन में। कोर जोन जो होता है वो मेन एरिया होता है और बफर जोन जो होता है वो मेन एरिया के सराउंडिंग में जो एरियाज होता है उसे बफर जोन कहते हैं। टाइम टू टाइम कोर एरिया और बफर एरिया दोनों में टाइगर साइटिंग हो जाती है। टाइगर साइटिंग बेसिकली आपके लक पे डिपेंड करता है। 1% चांस होता है टाइगर्स दिखने का। कोर एरिया का कुछ ही हिस्सा जो होता है वो टूरिस्ट के लिए ओपन होता है, बाकी में फॉरेस्ट वाले जाते हैं बस। कोर एरिया से सटे कई विलेजेस जो हैं जो कि बफर जोन में लाई करते हैं वो भी हर साल टाइगर के अटैक के चपेट में आ जाते हैं। हर साल विलेजेस में कोई ना कोई कैजुअलिटीज़ हो जाती है टाइगर अटैक से। जिम कॉर्बेट में पहले एलिफेंट राइड और ट्रैकिंग भी होती थी, लेकिन जब कई इंसिडेंट सामने आए तब बंद कर दी गई। अब हम लोग मूव कर रहे हैं सीतावनी जोन की तरफ। सीतावनी रिजर्व में टाइगर, लियोपार्ड, स्लॉथ बियर और 500 अदर स्पीसीज पाई जाती हैं। एंट्री गेट के अंदर हमारे परमिट चेक होंगे और हमें एक गाइड अलॉट हो जाता है। एंट्री परमिट के लिए जितने मेंबर्स ट्रैवल कर रहे हैं सबके आधार कार्ड चेक होते हैं। ये लास्ट पॉइंट होता है जहाँ अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉल्स करनी है, फ्रेश होना है तो लोग हो लेते हैं, क्योंकि उसके बाद से नेटवर्क नहीं आता है और अंदर कुछ नहीं मिलता। जंगल में जाने से पहले हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। पहला कि किसी भी कंडीशन में आपको गाड़ी से उतरना नहीं है, क्योंकि टाइगर एक नॉकटर्नल एनिमल है। अगर वो देखता है तो उसे ऐसे गाड़ी दिखती है, और लेकिन आप गाड़ी से उतर उतर जाएंगे तो सिर्फ आप ही दिखेंगे, तो वो अटैक कर सकता है। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी होती है कि वो आपको झाड़ी से छुप के देख रहा होता है, लेकिन आप उसे देख नहीं रहे होते हो। इसलिए ये भी कंडीशंस सही है कि मान लिया अगर आप गाड़ी से उतरेंगे तो आप एक्सपोज हो जाओगे और पीछे से आपको अटैक कर सकता है। अब हम लोग जंगल के अंदर आ चुके हैं और ये एक वाटर सोर्स है जहाँ एनिमल्स पानी पीने आते हैं, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि शायद कोई एनिमल पानी पीने और दिख जाए। और ये दूसरा वाटर सोर्स है और ये आपका क्लॉ मार्किंग्स हैं जो टाइगर अपना एरिया डिफाइन करता है पेड़ पे अपने क्लॉज मार करके। आप देख रहे हैं डियर स्पॉट कर दी गई है, और डियर जो है और मंकी में फ्रेंडशिप्स होती हैं। जैसे टाइगर स्पॉट होता है तो डियर मंकी को अलर्ट करता है या मंकी डियर को अपने कॉल से अलर्ट कर देता है। नॉर्मली जो अलर्ट कॉल्स होती हैं वो मंकी की होती हैं, सांभर डियर की, स्पॉटेड डियर की, बार्किंग डियर की, पीकॉक की होती हैं, जो अलर्ट करती हैं कि टाइगर अगर स्पॉट हुआ है या लियोपार्ड स्पॉट हुआ है। तो बार्किंग डियर जो होता है वो थोड़ा डरपोक होता है, वो किसी को भी देख के कॉल कर देता है, जैसे स्नेक हुआ या कोई रेप्टाइल हुआ उसको भी देख के कॉल कर देता है। लेकिन सांभर डियर की कॉल जो होती है वो ऑथेंटिक मानी जाती है, क्योंकि वो डियर जो है तभी आपका कॉल करेगा जब आपको सामने से देख नहीं लेगा। जब सामने से देख लेगा वो टाइगर को तभी कॉल करता है, इसलिए सांभर डियर की कॉल जो होती है वो ज़्यादातर रिलायबल मानी जाती है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में 1000 से ज़्यादा एलिफेंट, 50,000 से ज़्यादा डियर, 250 से ज़्यादा टाइगर और अदर एनिमल स्पीसीज हैं। जंगल काफ़ी शांत होता है। ये इतना शांत होता है कि एक छोटे से बर्ड की चहचहाहट भी जंगल में गूंजती है। जंगल बिल्कुल सुनसान होता है। एनिमल से स्पॉट करने के लिए आपको काफ़ी पेशेंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ज़्यादा गाड़ियों के शोर शराबे और रश में जो एनिमल स्पॉट करने के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। रात के टाइम जब काफ़ी सन्नाटा छा जाता है तो एनिमल्स जो हैं वो सड़क पे भी आ जाते हैं या रोड क्रॉस करते हुए भी काफ़ी दिखाई देते हैं। शॉपकीपर्स और विलेजर्स जो हैं वो रात में टाइगर या लेपर्ड को अपने आसपास स्पॉट करते हैं। जंगल सफारी में कभी भी कलरफुल कपड़े पहन के नहीं ट्रैवल करना चाहिए। हालांकि डल कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि बीज का शिकार हो सकते हैं आप लोग। अगर कोई फूड पैकेट ले जा रहे हैं अंदर तो कभी भी उसका पैकेट बाहर ना फेंकें। टाइगर्स को देखने के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो 50 मीटर दूरी से है। उसके पास जाके गाड़ी ले जाने से थोड़ा सा रिस्क रहता है, और एलिफेंट्स के पास भी अगर आप गाड़ी ले जाएंगे तो हो सकता है कि वो एग्रेसिव हो जाए। ये जंगल जो है सागौन और साल के पेड़ों से भरा पड़ा है। सागौन के पेड़ जो थे वो ज़्यादातर ब्रिटिशर्स द्वारा प्लांट किए गए थे।
लेकिन अब जो गवर्नमेंट है वो सागौन के पेड़्स को रिमूव कर रही है धीरे धीरे करके, क्योंकि सागौन जो है वो पानी खींचता है और वाटर लेवल जो है वो पहाड़ का वो काफ़ी डाउन हो जाता है। इसलिए वाटर लेवल जो है वो ज़्यादा डाउन ना जाए, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो सागौन के पेड़ों की कटिंग करवा रही है। यहाँ साल के भी आपको काफ़ी लंबे लंबे पेड़ देखने को मिलेंगे। साल पेड़ की जो एवरेज हाइट है वो 30 से 40 मीटर होती है। साल के पेड़ की जो एवरेज लाइफ है वो 100 साल से ऊपर जाती है, इसलिए उनके बारे में कहावत है, 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा। साल के जो पेड़ हैं उनसे पुराने ज़माने में छत की बीम बनाई जाती थी। साल की लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं और कम से कम मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती हैं। ताजमहल को नीचे से सपोर्ट देने के लिए भी साल के लकड़ियों का फ्रेमवर्क तैयार किया गया था और उसके ऊपर ताजमहल की फाउंडेशन रखी गई थी। अपने अट्रैक्टिव फॉरेस्ट की वजह से इस जोन को काल मूवी का शूटिंग स्पॉट भी बनाया गया था। रास्ते में कई बार आपको ऊंचे ऊंचे टर्माइट कैसल्स भी मिल जाएंगे। ये टर्माइट्स द्वारा बनाए गए हुए हिल शेपेड कैसल्स होते हैं। ये लकड़ियों को डिकम्पोज करते हैं। टर्माइट कैसल जंगल की हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। कई पेड़ एलिफेंट्स द्वारा गिराए जाते हैं जंगलों में रास्ता बनाने के लिए। एलिफेंट्स को आर्किटेक्ट ऑफ द जंगल भी कहा जाता है। वो वेल्स भी डिग करते हैं, कभी कभी पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं और रास्ता भी बनाते हैं। एलिफेंट्स ज़्यादातर झुंड में चलते हैं। जंगल में गाड़ियों को सबसे ज़्यादा खतरा शेर से कम और एलिफेंट से ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कभी कभी गाड़ी भी पलट देते हैं। स्नेक्स और बर्ड्स की कई स्पीसीज जंगल में पाई जाती है। जंगल में पाइथन और किंग कोबरा तक कभी कभी दिख जाते हैं। ह्यूमंस के साथ साथ टाइगर्स भी स्नेक से डरते हैं और उनसे फिजूल में मैस नहीं करते हैं। टाइगर एक शाई एनिमल है। वो नॉर्मली छुप के शिकार करता है। वो तभी आपको दिखेगा जब वो चाह रहा है कि आप उसे देखें, तभी वो सामने आएगा। कॉर्बेट सफारी की बुकिंग जो होती है वो ऑनलाइन होती है। ये बेसिकली 1 महीने या आपका 2 महीने पहले बुकिंग हो जाती है। कैंटर सफारी जो है वो आपको रेलवे स्टेशन के पास कॉर्बेट रिसेप्शन सेंटर है वहीं से पिकअप करती है। लेकिन जिप्सी सफारी जो है रिसेप्शन सेंटर के अलावा आपको आपके रिसोर्ट से भी पिकअप कर सकती है। आप इन दो लोगों को देख रहे हैं, बच्चों को, कि वे रनिंग कर रहे हैं इस जंगल के एरिया में। इसीलिए ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि टाइगर कभी इंसान को उठा के ले आता है, पीछे से अटैक कर देता है, क्योंकि अगर आप उसी के टेरिटरी में फ्री घूमेंगे तो आप ऑब्वियस सी बात है कि सेफ नहीं रहेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि ईच जोन की सफारी जो होती है वो सेपरेट होती है और उसकी अलग अलग सेपरेट बुकिंग और परमिट लेने पड़ते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं धनगढ़ी गेट की तरफ, जहाँ ढिकाला जोन का एंट्रेंस भी है और वहाँ पे है जिम कॉर्बेट म्यूजियम। धनगढ़ी गेट टूरिस्ट के लिए 15 नवंबर से 15 जून तक खुलता है। अगर आपका ढिकाला जोन के एफआरएस में नाइट स्टे है तभी आपको इस गेट से जिप्सी सवारी अलाउड होती है। यहाँ आप सोलर इलेक्ट्रिक फेंसिंग देख सकते हैं। ये आपका शॉक वेव्स देती है एनिमल्स को अगर टच कर जाते हैं तो, इसलिए वो क्रॉस नहीं करते। पूरे एफआरएच और एंट्री गेट्स में सोलर फेंसिंग लगी हुई है ताकि एनिमल्स क्रॉस ना करें। आगे यहाँ टिकट काउंटर है जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं जिम कॉर्बेट म्यूजियम का। ये जो आप सामने देख रहे हैं वो एंट्री गेट है जहाँ से कैंटर सफारी और जिप्सी जो है वो ढिकाला जोन के अंदर एंटर करती है। कुछ दूरी तक ही आगे जाके रोड मिलेगी आपको। आगे जाके सब जितना भी है वो आपका मिट्टी की रोड होगी आगे जाके। गेट से कैंटर सफारी का एग्जिट भी है और आपको कैंटर सफारी आते हुए दिखेंगे भी है इस गेट से। यहाँ आपको एफआरएच की लिस्ट भी दिख जाएगी कि कौन कौन सा एफआरएच जो है कितने कितने किलोमीटर अंदर है। नवंबर के मंथ में ट्रैवल करने में आपको इस एरिया में काफ़ी ग्रीनरी मिलेगी। ये कैंटर राइड है वो आपको सीधे डिकाला एफआरएच ले जाती है। वहाँ पे कुछ टाइम स्टे होता है और थोड़ा बहुत घुमा के वापस ले आती है 6 घंटे के टाइम में। गेट के बगल में सोविनियर शॉप भी है जहाँ पे आप मेमोरीज के लिए कुछ आइटम्स भी ले सकते हैं, जैसे कैप हुआ, आपका टी शर्ट्स हुए। हम लोग चलते हैं जिम कॉर्बेट म्यूजियम की तरफ। जिम कॉर्बेट म्यूजियम में जो एनिमल्स हैं उनके रियल स्किन को डमी मॉडल के अंदर डाल के शोकेस किया गया ताकि उसके एग्जैक्ट लेंथ और फिजिक पता चल जाए। में कई एनिमल्स के कॉल्स और साउंड्स जो कि रात में होते हैं उससे भी हमें इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि अगर हम रात में कहीं भटक जाएं तो जितने साउंड्स होते हैं वो पता चल जाए कि किन किन जानवर के साउंड हैं। म्यूजियम में 3D ऑडिटोरियम भी है जहां 3D शोज होते हैं। जिम कॉर्बेट पार्क से रिलेटेड वीडियोस दिखाई जाती हैं हमें।
इस रूम में सारे टाइगर शोकेस किए गए हैं, जहां उनकी स्किन ओरिजिनल होती है, अंदर डमी भर के उनको ओरिजिनल शेप एंड साइज में लाया जाता है और शोकेस के लिए रख दिया जाता है। टाइगर का जो माउथ है वो काफ़ी बड़ा होता है, अप्रोक्सीमेटली आपके चेस्ट के बराबर होगा, और उसका हाथ भी काफ़ी मोटा होता है, अप्रोक्सीमेटली आप एक एक हाथ को अपने लेग के बराबर मोटा थिक समझें। अब सोचिए कि ये विशाल जानवर जो है अगर आप पे अटैक करेगा तो किस फोर्स से करेगा। बाइट फोर होती है टाइगर की, वो 1000 से 1200 psi के बीच में होती है। स्ट्रेंथ के मामले में देखा जाए तो टाइगर जो है वो कैट फैमिली का सबसे पावरफुल एनिमल है। ये लायन से भी ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन ये सॉलिटरी एनिमल है, ये अकेला रहने वाला एनिमल है। लेपर्ड के कंपैरिजन में टाइगर जो होता है वो थोड़ा लेजी होता है। लायन के साथ एडवांटेज ये है कि वो ग्रुप्स में रहते हैं, इसलिए हंटिंग इजीली कर लेते हैं और उन पे ज़्यादा कोई अटैक नहीं कर पाता। म्यूजियम में कोई डेड एनिमल्स के भी आपका बॉडीज रखी हुई हैं प्रिजर्व करके, जैसे किंग कोबरा हुआ, डियर हुआ, लियोपार्ड के बेबीज हुए। स्केलेटन भी शोकेसेस में रखे हुए हैं, इससे उसके जॉ साइज और उसके फिजिक के बारे में भी एनालिसिस बना सकते हैं। टाइगर्स की लंबाई 6 से 7 फीट तक होती है। कॉर्बेट में एक ऐसा टाइगर था जिसका नाम D2 था, उसकी हाइट जो थी 6 से 7 फीट लंबी थी और उसने 2-3 लोगों का शिकार भी किया था। ये एक बेबी एलिफेंट का स्किन डमी है आपके सामने, जो मरे हुए बेबी एलिफेंट के स्किन के अंदर डमी डाल के उसको आपको शोकेस किया गया है। कॉर्बेट में भी एक मैनीटर टाइगर था पहले, जिसका जो आपका लेंथ था 67 फीट था, उसका नाम D2 था। ये शायद उसी की ही आपका डमी है। और ये जो टाइगर था उसने 2 से 3 लोगों को मारा था, फिर उसके बाद उसको जू में रख दिया गया था। आप देख सकते हैं कितना आपका लार्ज है। म्यूजियम में आपको अलग अलग एनिमल्स जो जिम कॉर्बेट में है उनकी आवाज़ सुनाई जाती है, ताकि आपको टूरिज्म के दौरान जो कॉल्स होती हैं उसके बारे में अंदाज़ा लग जाए। यहाँ एक लेज़र प्रोजेक्टर के द्वारा भी एक स्क्रीन शो होता है, जहाँ पे आप खड़े रहेंगे और आपके सामने टाइगर आएगा, लेज़र से आपको स्क्रीन में लगेगा कि आपके बगल में बैठा हुआ है और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। वो आगे हम आपको दिखाएंगे। ये आपको कई पिक्चर्स भी मिल जाएंगे जो वॉल पे टंगे हुए हैं, जिसमें टाइगर्स के बारे में या जितने जानवर्स हैं, जितने भी जोन्स हैं, उनके बारे में डिटेल्ड आपको वो रिव्यू दिया होगा। आप उसको स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, फ़ोटोज़ भी खींच सकते हैं, टाइगर के साथ सेल्फी भी खिंचा सकते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं कि लेज़र शो में आपको टाइगर दिखाया जा रहा है, हालांकि वो आसपास बैठा नहीं है, लेकिन आपके सामने लेज़र शो से उसका नाम क्या है स्क्रीन पे शो हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि टाइगर आपके पास खड़ा है और आप उसके साथ लोग फ़ोटो खिंचाते हैं उसके साथ। इस रूम में आपका हर एक जोन के पिक्स हैं और इसके FRHS के भी पिक्स हैं। आप FRHS हर जोन के देख सकते हैं इसमें, और आप हर एक जोन के बारे में देख सकते हैं कौन सा जोन कैसा दिखता है। इन रूम्स में आपको जिम कॉर्बेट में जो टाइगर्स हैं उनके अलग अलग पोज में पिक्स भी हैं, और ये सामने जो दिख रहा है वो जिम कॉर्बेट और टाइगर की स्टैचू है। वो दिखाया जा रहा है कि जिम कॉर्बेट ने कैसे टाइगर को हंट किया था, जो मैन ईटर बन गया था, और विलेजेस में आपका 350 से ज़्यादा लोगों को किल किया था उसने। ये टाइगर इतना ज़्यादा डेंजरस हो गया था, गांव में दरवाज़ा तोड़ के लोगों को उनके घर में से खींच के ले आता था और पूरे गांव में मातम छा गया था। फिर जिम कॉर्बेट को स्पेशल रिक्वेस्ट के तहत उनको बुलाया गया था हंट करने के लिए, लेकिन काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद वो सक्सेसफुल हुए थे उस टाइगर को हंट करने में। इसके साथ हम लोग का जिम कॉर्बेट का एक दिन का टूर ख़त्म होता है। अब हम लोग वापस जाके आपको जो रेस्टोरेंट्स है उसके बारे में रिव्यू देंगे जहाँ हम लोग रुके थे। वीडियो आएगा उसमें हम आपको डिकाला के अंदर का कैंटर सफारी का पूरा रिव्यू दिखाएंगे। ये सामने आप देख सकते हैं जिम कॉर्बेट की फ़ोटो। काशीपुर से रामनगर को आते हुए राइट साइड में एक रेस्टोरेंट पड़ा था जिसका नाम था फूड फॉरेस्ट। ये इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा था अंदर का, और काफ़ी रिफ्रेशिंग था, खाना भी सेटिस्फैक्ट्री था। अब हम आपको इसके अंदर ले चलते हैं और इसका अंदर का आपको व्यू दिखाते हैं।
कॉर्बेट पार्क एग्जिट करते हुए हमें कॉर्बेट सवेनियर शॉप भी मिली थी। यहाँ से लोगों ने टी शर्ट्स, कैप्स और कई चीज़ परचेज किए थे। और जब एंट्री करते हैं तो यहाँ से हम लोग कुछ सामान भी ले लेते हैं ताकि आप रास्ते में कुछ भी भूख वूख लगे तो खाएं, लेकिन बस ये चीज़ रहती है कि आप रैपर्स अंदर ही रखें। पाल मिठाई स्वीट जो है वो रामनगर ही काफ़ी फेमस होती है और अलग अलग शॉप्स पे ये डिस्प्ले में रहती है। जो आप सामने देख सकते हैं बाल मिठाई डिस्प्ले में रखी हुई है, वाइट रंग की जो है वो। बाल मिठाई परचेस करने के बाद हम लोग जो है वापस रिटर्न कर गए थे काशीपुर रोड से।